नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। आज के हिंदी के प्रसंग में हम संधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने वर्णमाला के बारे में देखा, और जब हमें वर्णमाला का विधिवत ज्ञान हो जाता है, वर्णमाला के तौर तरीके हम समझ लेते हैं, तो वर्णों को जोड़ करके संधि बनाने की प्रक्रिया, शब्द बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले थोड़ा हम आपको प्राथमिक जानकारी देते हैं कि संधि क्या चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत ध्यान से बेटा इस चीज को देखिएगा। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, बहुत प्यार से आप इसको समझिएगा। एक को कहते हैं वर्ण विचार, फिर दूसरा होता है शब्द विचार, और फिर होता है वाक्य विचार। बहुत इसको ढंग से सब देखिए, हिंदी को अगर एक बार ढंग से समझ लिया जाए तो फिर हमें बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां कहीं डाउट्स होंगे, वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूं, वैसे टीजीटी पीजीटी आप जितना पढ़ते रहो वही कम है, तो बहुत कुछ आईने की तरह चीजें साफ हो जाती हैं। तो यहाँ ये देखना है बेटा कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा, वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में, इसमें हमने क्या पढ़ा, वर्णमाला, और वर्णमाला से जुड़ी हर गतिविधि पे हमने नजर डाली। वर्णमाला से जुड़े जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रकारों पर हमने चर्चा की है और आपको समझाया है। अब वर्ण के बाद आ जाता है शब्द विचार, यानी अब हमको क्या पढ़ना है, शब्द विचार। शब्द क्या है, शब्द की वर्तनी कैसे पता चले शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, शब्द का स्वरूप क्या होता है, शब्द का प्रयोग क्या होता है, शब्द का मीनिंग क्या होता है, और शब्द जुड़ करके कैसे वाक्य का रूप लेते हैं, ये सब शब्दों की बातें हैं। प्रश्न ये है कि शब्द बनेगा कैसे, यानी शब्द का निर्माण होगा कैसे। तो आज यहाँ ये देखना है शब्द का निर्माण होता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं। मैं लिख भी देता हूं। वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं। वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं। तो वर्ण से शब्द बनाने की 4 इकाइयां हैं। वे 4 इकाइयां कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब बेटा यहां ध्यान दीजिएगा कि संधि के माध्यम से हम 2 वर्णों का मेल करते हैं, समास के माध्यम से 2 शब्दों का संयोग करते हैं, उपसर्ग के माध्यम से किसी शब्द के अर्थ में बदलाव करते हैं, और प्रत्यय के माध्यम से किसी शब्द के लिंग और वचन में बदलाव करते हैं। तो आज से ये बात समझ लीजिएगा कि ये संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है, तो क्लियर हो जाएगा। ये सभी शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। अब जब भी कोई आपसे कुछ पूछे संधि क्या है, तो ये तो 2 वर्णों का योग संधि तो है। आप कहोगे संधि शब्द निर्माण की एक इकाई है, समास शब्द निर्माण की एक इकाई है, सब, और प्रत्यय, उपसर्ग शब्द निर्माण की एक इकाई है। ध्यान रखिएगा बेटा, निर्माण के आधार पर यानी रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जिन्हें आप रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ कहते हो। रूढ़, यौगिक या
योग रूढ़ कहते हो। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा ताकि कुछ चीजें स्पष्ट भी हो जाए। ये जो दोनों यानी रूढ़ को आप हटा दीजिएगा। यौगिक और योग रूढ़ शब्द किससे बनते हैं? या तो संधि से, या समास, या उपसर्ग या प्रत्यय के द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय क्या है? शब्द निर्माण की एक इकाई है। ये 4 तरीके हैं जिनसे शब्द बनाए जाते हैं। अब इसमें से एक तरीका यानी संधि पर चर्चा करेंगे। पहला तरीका संधि। बहुत सी पुस्तकों में संधि के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन एक क्लियर आज समझ लें कि संधि होता क्या है। अगर केवल परिभाषा की बात करेंगे तो संधि की परिभाषा मैं भी आपके सामने लिख भी देता हूं। परिभाषा से किसी चीज की जानकारी प्राप्त होती है, यानी उसका बेस पता चलता है, बाकी परिभाषा से कुछ होता नहीं है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, NCERT विकार लिखा होता है, उत्पन्न विकार। अपनी जानकारी के लिए ब्रैकेट में लिखो परिवर्तन। को संधि कहते हैं। दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार यानी बदलाव को संधि कहते हैं। दो वर्ण जुड़ेंगे, बदलाव होगा, उसे संधि कहेंगे। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, यहां पर संधि में 2 शब्द होते हैं। एक शब्द इधर होता है, एक शब्द इधर होता है। हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखेंगे। अभी कहा था संधि शब्द निर्माण की इकाई है, तो संधि के दोनों तरफ शब्द कहां से आ गए? अब आप कहेंगे संधि के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं वे रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे विद्या और आलय दोनों रूढ़ शब्द हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के किसी एक नए वर्ण का स्वर या व्यंजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न यहां पर यह है कि इसकी वजह से किसी वर्ण का निर्माण होता है और इसकी वजह से उस वर्ण की स्थिति का निर्माण होता है। बहुत ही ढंग से समझ लीजिएगा, ऐसे गलतियां परीक्षा में होती हैं। मान लेते हैं इसकी वजह से का बन रहा है क, और यहां पर मान लेते हैं ओ है, तो आपको क्या लिखना होगा? आपको को लिखना होगा। यहां क है, यहां ओ आएगा तो आपको को लिखना पड़ेगा। और अगर मान लेते यहां पर ओ न होकर के यहां भी कोई शब्द है, मान लेते यहां पर भी क है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप ऐसे लिखेंगे क और का, यानी ये आधा बनेगा। अगर स्वर है तो जुड़ के पूरा हो जाएगा, नहीं स्वर है तो आधी स्थिति में बना रहेगा। ये स्थिति ध्यान रखेंगे। और सभी संधियुक्त शब्द ही तत्सम माने जाते हैं। अब एक बात और यहां पर क्लियर कर देते हैं आपके लिए। आजकल परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहां लिखा विद्या, यहां लिखा आलय, ये शब्द बना विद्यालय, यहां लिखा स, यहां लिखा गुण, अब बना शब्द सगुण। प्रश्न आएगा चलो यही 2 विकल्प हैं, किसमें संधि किसमें संधि नहीं है? तो यहां क्या आपने देखा? परिवर्तन दिखेगा। यहां 1 2 3 4 5 अक्षर थे, यहां 1 2 3 4 यानी इसमें संधि है। यहां देखा 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, यहां भी 1 2 3 अक्षर, यानी कोई बदलाव नहीं, केवल प्लस हट गया है, यानी यहां पर संधि नहीं है। ऐसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं किस विकल्प में संधि है और किस विकल्प में संधि नहीं है, कैसे पता करेंगे? अब 2 अक्षरों को आपस में जुड़ना संधि ही नहीं होता है, संयोग भी होता है, उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होता है, हर चीज संधि नहीं होती है। संधि के परिवर्तनीय नियम है और जो आपका प्रत्यय है, उपसर्ग है, वो उतने परिवर्तनीय नियम नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि सगुण शब्द में संधि नहीं है और विद्यालय शब्द में संधि है। अब आता है संधि के भेद।
आपको बताए जाएंगे संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। इन तीनों के नाम हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधियों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि का दायरा सबसे ज्यादा, हालांकि सभी ज्यादा है लेकिन स्वर संधि का दायरा कुछ ज्यादा ही है। तो आज चर्चा हम स्वर संधि पर करेंगे। अब आपका इसमें है स्वर संधि की परिभाषा, देखते हैं। इसको भी परिभाषित कर लो। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। ये कौन कौन स्वर संधि के उपभेद हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं जो आपके सामने लिखे हैं, और इनको भी आप समझ लो क्या चीज होती है। देखिए, संधि है क्या? संधि एक नियम है। संधि एक नियम है जिसके तहत शब्द बनता है। जैसे विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, विद्यालय दीर्घ स्वर संधि के नियम से बना है, इसलिए उसे दीर्घ स्वर संधि कह दिया जाता है। तो दीर्घ संधि, दीर्घ माने बड़ा, यानी 2 स्वर मिलकर के जो एक नया स्वर बनाएंगे वो बड़ा स्वर होगा। वृद्धि माने भी बड़ा, इसका मतलब है 2 स्वर जो आपस में मिलेंगे वो बड़े स्वर का निर्माण करेंगे। गुण संधि में स्वर छोटा बनेगा, ए ओ रे जो भी बने, और यण संधि में भी स्वर छोटा ही बनता है, लेकिन आगे जिस प्रकार का स्वर होता है उस प्रकार का स्वर उसके ऊपर लगा दिया जाता है। क्योंकि यण संधि एक ऐसी संधि है जहां पर 2 स्वरों के मेल से कोई नया स्वर नहीं बनता है बल्कि व्यंजन बन जाता है, और अगर व्यंजन बनेगा तो उसके सामने जो स्वर होगा उस पर लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 स्वरों के मेल से यदि कोई नया स्वर बना तब तो वो स्वर ही है, लेकिन 2 स्वरों के मेल से यदि कोई व्यंजन बन गया तो व्यंजन पर जो सेकंड स्वर होगा उसका प्रभाव अवश्य आएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम आपको सबसे पहले ये पांचों संधियां जो स्वर की हैं इन्हें जरा एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब जैसे है छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। वैसे तो देखा जाए स्वर इतने ही होते हैं। आगे ए ऐ ओ औ जो है वो संयुक्त स्वर हैं। अब इन पांचों संधियों को एक साथ कैसे दिखाया जाए उस पर नजर देखिएगा जरा। सबसे पहले क्या होता है, प्रत्येक स्वर पहले स्वयं से मिलता है, तत्पश्चात वो अपनी ही कैटेगरी के स्वर से मुलाकात करता है। यानी प्रत्येक स्वर पहले स्वयं से मिलता है और फिर अपनी ही कैटेगरी के स्वर से मुलाकात करता है। ऐसा नियम चलता है इस री तक। क्योंकि री डबल है नहीं, इस री पे नियम लागू नहीं होता। ठीक है, री पे ये नियम लागू नहीं होता है। फिर भी अगर देखा जाए हम री को भी अगर री से मिला देंगे तो री ही बनेगा। ठीक है, अब इनके मेल से होता क्या है, इनके मेल से जो बनता है, इन दोनों के मेल से बनेगा बड़ा आ, इनके मेल से बनेगी बड़ी ई, इनके मेल से बनेगा बड़ा ऊ और इनके मेल से बड़ा तो नहीं केवल रे ही बनेगी। ठीक है, और ऐसी इस प्रक्रिया को आप क्या कह दोगे, आप इस प्रक्रिया को, इस पहली वाली प्रक्रिया का नाम रखेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि थी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये प्रक्रिया दीर्घ स्वर संधि कहलाए। अब ध्यान दो, इसके बाद इनको तीन भागों में बांट दिया जाता है। इन स्वरों के तीन भाग कर दिए जाते हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इनके मध्य में प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। यानी आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इनके मध्य में प्लस के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो आ है ये मिलकर के किससे मुलाकात करेगा, इनसे, ई ई ओ ओ और री। नाम रखेंगे इसका गुण संधि। यानी अगर आ के आगे ई ई ओ ओ री आ जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हो आप, गुण संधि कहते हो। अगला देखिएगा, फिर क्या आ मुलाकात करता है इनसे और नाम रखते हैं वृद्धि संधि। आ मुलाकात करता है ए ऐ ओ औ के आगे, यानी आ के आगे ए ऐ ओ औ आ जाए तब हम उसे क्या है, वृद्धि संधि कह देते हैं। अब अगला और एक पॉइंट्स, अब देखिए, यानी इसकी ई की मुलाकात इनसे और इनकी मुलाकात इनसे करा दी जाए, दोनों से करा दी जाए। चूंकि इनके इधर भी घर है और इधर भी घर है तो नाम रखते हैं यण संधि। नाम रखते हैं यण संधि। और देख लीजिएगा आप, इतना के बाद में, यानी इतने के बाद में क्या किया जाता है, फिर इनको एक साथ मिला दिया जाता है। इनको, इसके बाद इनको एक साथ मिला जाए, आ ई ओ री को एक साथ मिला दीजिएगा और इसकी मुलाकात इन सब से करा दीजिएगा। मीन्स आ ई ओ और री से, और नाम रखिए अयादि संधि। इस प्रकार पांचों संधियां आपकी स्क्रीन पे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, परख लें, 3 4 5 बार इसका अभ्यास करें, अपने आप से बना के देखें। संधियों के बारे में फिर आप नहीं भूलेंगे।
यानी ये ध्यान रखिएगा कि संध संबंधी सभी समस्या का आपका समाधान यही सुनिश्चित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 4 5 बार इसको बना के देखिएगा कि कैसे आपको एक ही जगह पे पांचों संधियां बता दी गई। हालांकि इन्हीं संधियों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, आपको इसके कई कई उदाहरण भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर कभी परीक्षा के समय एक बार आपने पूरा पढ़ लिया और लास्ट में केवल आपने चार्ट देख लिया, तो आपके वो जो 8-10 पेज रहेंगे उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तक की बात क्लियर होती है। अब हम आपको ले चलते हैं एक एक संधि को विस्तार से बताने के लिए। तो दीर्घ स्वर संधि पे आते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो संधि की सबसे बड़ी स्वर संधि की खासियत या जो भी कह लीजिएगा आप, इसमें यह देखा जाता है कौन से स्वर के बाद में कौन सा स्वर आया है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। छोटा स्वर और बड़ा स्वर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर आपको बता दिया जाए कि छोटा आ के आगे छोटा आ आए तो भी आपको बड़ा आ बनाना है। अगर बड़ा आ के आगे बड़ा आ आए तो भी आपको बड़ा आ बनाना है। यदि छोटा आ के आगे बड़ा आ आए तो भी आपको बड़ा आ बनाना है। और यदि बड़ा आ के आगे छोटा आ आए तो भी आपको बड़ा आ ही बनाना है। आया समझ में? तो क्या ध्यान रखना है कि स्वर चाहे छोटा हो, स्वर चाहे बड़ा हो, इसका कोई फर्क नहीं। ये सिर्फ देखना है कि स्वर के आगे स्वर कौन सा है। ठीक है, इसलिए हर स्वर अलग लिख दिया जाता है क्योंकि उसके आप चक्कर में ना पड़े। देखिए, परिभाषा है इसकी। ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के आगे, यानी ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के आगे फिर दोबारा लिखना है ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के आगे ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। फिर से इसको समझ लीजिएगा। यानी आ के आगे आ आए तो क्या बनाओगे? बड़ा आ। ई के आगे ई आए तो क्या बनाएंगे? बड़ी ई। ओ के आगे ओ आए तो क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि दोनों के स्वर बराबर होते हैं। अगर इधर आ है तो इधर भी आ है, इधर ई है तो इधर भी ई है, यानी दोनों तरफ बराबर स्वर होते हैं। इसका क्या आपको लिखना है? ध्यान दीजिएगा, आता है सजातीय स्वर दीर्घ हो जाते हैं। आता है सजातीय स्वर दीर्घ हो जाते हैं। एक प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है? ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, इनमें से किस संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर रहेगा, दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। क्लियर यहां तक की बात? अब यहां तक अगर बात क्लियर हुई हो तो एक एक पॉइंट को एक ही तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें री नहीं दिखाई गई। क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि री कोई बड़ी होती नहीं है, तो री री के आगे बड़ी री तो बनेगी नहीं, री ही बनेगी।
लेकिन सूत्र तो यही है। तो अगर री वाला भी कोई प्रश्न आ जाए तो भी आप उसे दीर्घ स्वर संधि में ही रखेंगे। जैसे शब्द अगर मात्र प्लस ऋण हो, अब यहां भी री है और यहां भी री है, क्योंकि री हिंदी में दीर्घ री होती नहीं है, लघु री ही होती है, तो यहां कोई दीर्घ री बननी नहीं है। तो भी आपका क्या बनेगा, मातृण। क्या बनेगा, मातृण। मातृ शब्द में भी कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि। शब्द की अपेक्षा उसके फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। किस शब्द का निर्माण किस सूत्र के अनुसार हुआ है, सूत्र जिसका है संधि वही मानी जाएगी। भले हो सकता शब्द में कोई परिवर्तन हो, यानी यहाँ दीर्घ नहीं बन रहा है, फिर भी आप क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि मात्रण में भी है। क्लियर यहां तक की बात। अब यहां पर आ ई और उ यानी इन तीनों को आपको दिखाते हैं और तीनों के बारे में एक एक करके बताते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटा आ या बड़ा आ आए, आप क्या बनाओगे बच्चा, बड़ा आ बनाओगे। क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़े शब्द बता देते हैं। जैसे अगर आ जाए वीर प्लस अंगना, क्या बनेगा, वीरांगना। ध्यान यहां यह रखना है कि वीर प्लस अंगना, वीरांगना में दीर्घ स्वर संधि है से काम नहीं चलेगा। ये तो हर किताब में लिखा है, हर पुस्तक में ये चीजें मौजूद हैं। तो कुछ खास क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों शब्द हैं, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है। जब तक हमें इन शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो जैसे वीरांगना माने कोई वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जी वीरांगना थे, तो वीरांगना किसी वीर स्त्री को कहते हैं, तो इसका मतलब है वीर और अंगना स्त्री का पर्यायवाची है। दोनों तरफ आए हुए शब्दों का मीनिंग जब तक आपको ज्ञात नहीं होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ रटेंगे। रटने से कभी कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि रट लिया जाता है। तो रटने की पद्धति को समाप्त किया जाए। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि बस्ते के बोझ को, किताबों के बोझ को कम कर दिया जाए। तो किताबों का बोझ कम करने के लिए मतलब किताबें फेंक दी जाए, यानी जो रटी वाली पद्धति थी उस पद्धति को हटा दिया जाए और उसका ज्ञानार्जन कर लिया जाए, उसको आत्मसात कर लिया जाए, उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लिया जाए। ऐसे आता है, हम सबके अर्थ आपको बताते रहेंगे। कोण प्लस अर्क, ध्यान दीजिएगा, अर्क माने सूर्य होता है। अर्क मीन्स किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। संधियों से केवल संधियों पर ही निर्भर नहीं रहना है। संधियों से और क्या क्या हम प्राप्त करते हैं, संधियों से वर्तनी का ज्ञान होता है, किसी शब्द की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। संध से हमें शब्दों के अर्थ पता चलते हैं, संध से हमें पर्यायवाची का ज्ञान होता है, संध से हमें विलोम शब्दों का ज्ञान होता है, संध से हमें समास का भी ज्ञान होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक संध में कोई न कोई समास अवश्य होता है। दोण प्लस आचार्य, द्रोणाचार्य। पन्नग प्लस आर्य, पन्नग माने सर्प, आर्य माने शत्रु, शब्द बनेगा पन्नगार यानी सर्प का शत्रु, और पन्नगार गरुड़ का पर्यायवाची है। इस प्रकार पन्नगार शब्द में बहुब्रीहि समास है। दो शब्दों के योग से बना शब्द
यदि किसी संज्ञा का विशेषण बन जाए अर्थात किसी का पर्यायवाची बन जाए तो उसमें बहुब्रीहि समास और योग रूढ़ शब्द, यानी वो शब्द तो योग रूढ़ हो जाता है और उसमें समास कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास पाया जाता है। उरग माने भी सर्प होता है और आर्य माने शत्रु। जो सीने के बल चले उसे उरग कहते हैं। शब्द बनेगा उर्गार्य, तो पन्नगार्य और उर्गार्य एक ही के पर्यायवाची हैं, गरुण के पर्यायवाची हैं। राम प्लस अयन, ये शब्द में गलती हो सकती है। राम प्लस अयन, ध्यान दीजिएगा, अयन होगा या आयन, यही तो भ्रमित होंगे परीक्षा में कि एक जगह अयन लिखा होगा और एक जगह आयन लिखा होगा, तो आप इसमें भ्रमित हो जाएंगे कि अयन होना चाहिए या आयन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अयन नहीं आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अयन। अयन माने चाल या चलन होता है। सूरज देखिए उत्तरायण, उत्तर अयन उत्तर की ओर चले, दक्षिण अयन दक्षिण की ओर चले, तो अयन मीन्स चाल या चलना या चलन, और चाल चलन काहे से लिया जाता है, चरित्र से। रामायण में क्या है, राम जी का चरित्र है। अब अगर ये भ्रम की स्थिति है कि यहां ना की जगह रा कैसे बन गया, रामायण होना चाहिए, रामायण क्यों हो गया, तो ध्यान रखिएगा, री र श के बाद ना नहीं लिखा जाता। फिर से देख लीजिएगा, री र और सा के बाद अगर ना हो तो ना के स्थान पे अड़ा हो जाता है। यानी इन तीनों अक्षरों से पहले तो ना हो सकता है किसी भी शब्द में, लेकिन बाद में ना नहीं हो सकता है। ठीक है, बाद में ना नहीं हो सकता है। अब यहां तो अयन था, ठीक है, ना हो गया, लेकिन जुड़ते रा आ गया। अब रा के बाद ना नहीं लिखा जा सकता, इसे ना की जगह रा कर दिया गया। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। देखिए, अगर कहीं कोई पॉइंट छूट जाता है, कहीं कोई शिक्षा अधूरी रह जाती, जानकारी अधूरी रह जाती है, तो उस अधूरी जानकारी की वजह से शेष चीजें जो आपको क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए पूरी तरीके से जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, वो इतना ढंग से पढ़ें कि हम तो आपको कुछ ही शब्दों के उदाहरण दे सकते हैं। शब्द तो अनंत हैं, सब तो उदाहरण नहीं दे सकते, तरीका बता सकते हैं। अब देखो, अगर नार प्लस अयन, अयन माने स्थान भी होता है, शब्द बनेगा नारायण। नार जल का पर्यायवाची है, किसका है, पानी का, जल का। यानी जल है स्थान जिनका, जो जल में रहते हैं, यानी विष्णु भगवान का पर्यायवाची नारायण है। ये भी बहुब्रीहि समास है। पंच प्लस आनन, पंच माने पांच और आनन माने मुख, शब्द बनेगा पंचानन। और आपको बता दें, पंचानन शेर का पर्यायवाची है। जब भी इस वीडियो को देखें, पढ़ने बैठें, तो आपके साथ में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, बहुत सी समस्याओं का समाधान आपका होता चला जाएगा। ब्रह्म शब्द होगा ब्रह्म प्लस अंड, ब्रह्मांड। अंड प्लस आकार, क्या बनेगा, अंडाकार। अंडाकार। कुछ और दो उदाहरण देखते हैं। वार्ता प्लस आलाप। अब देखो, यहां गलती की बड़ी संभावना है। यहां पर क्या कर देंगे, वर्त कर देंगे, वार्त कर देंगे, आलाप कर देंगे, आलाप कर देंगे। ध्यान रखिएगा, क्या है, वार्ता।
वा में भी आ की मात्रा, ता में भी आ की मात्रा, फिर बड़ा आ बना है, फिर ला में भी आ की मात्रा। केवल इन सभी शब्दों पा में छोटा आ की मात्रा है, बाकी सभी में बड़ा की मात्रा। वार्ता प्रसालाप होता है। वार्तालाप, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत गलती होती है। अब अति महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, मिष्ट प्लस अन्न। क्या होना चाहिए? मिष्टान्न। जबकि आप दुकान पे लिखा लेके मिष्ठान, मिष्ठान शब्द तद्भव है। मिष्टान्न होता, मिष्ट माने मीठा, अन्न माने अनाज, वह अनाज जो मीठा है। ध्यान रखिएगा, शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है मिष्टान्न। अभय प्लस अरण्य। अभय माने जहां डर ना हो, अरण्य माने जंगल। शब्द क्या बनता है? अभयारण्य। क्या होता है? अभयारण्य। भाव पूरा बनता, आधा नहीं बनता है। ठीक है, ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। शब्द बनता है अभयारण्य। पंच प्लस अमृत बन जाएगा पंचामृत। पंच प्लस अंग शब्द हो जाएगा पंचांग। देव प्लस आलय, आलय माने घर, शब्द बन जाएगा देवालय। हिम प्लस अंश, अंश माने किरण, शब्द बन जाए हिमांश। ध्यान दीजिएगा, हिमांश चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिम माने ठंडा भी होता है, हिम प्लस ठंडी किरण जिसकी है, यानी चंद्रमा। देश प्लस अंतर क्या बन जाएगा? देशांतर। अक्ष प्लस अंश शब्द हो जाएगा अक्षांश। सत्य प्लस आग्रह शब्द हो जाएगा सत्याग्रह। हिम प्लस आलय शब्द बन जाएगा हिमालय। दिन प्लस अंक शब्द हो जाएगा दिनांक। यानी ये ध्यान रखना है, ऐसे हजारों लाखों शब्द होते हैं, आपको कुछ ही शब्द के बारे में बताया जा सकता है। यानी शब्दों के गिनती तो अनंत है। अब कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं? कुछ सीमित ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनकी शब्दावली कठिन है, जिनकी वर्तनी प्रायः पूछी जाती है, शुद्ध अशुद्ध में जो पूछे जाते हैं, और जहां गलती होने की संभावना होती है, उन सभी शब्दों को यहाँ लिखा गया है। ये सब विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। कभी संधि में, कभी इन्हें समास में पूछा गया, और कभी शुद्ध वर्तनी में पूछा गया। आपको बताया भी था, कभी रूढ़ शब्दों में उनको पूछा गया। यहाँ पर आए हुए शब्द, इनमें समास है, और समास में एक बहुब्री होता है। अगर बहुब्रीय समास है तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगर योग रूढ़ शब्द है तो ये किसी न किसी का पर्यायवाची भी
हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस तरीके के शब्द आपको प्रयोग करने हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और स्वर संधि से जुड़े दो और अक्षर हैं ई और उ, उनके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।